वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मिलने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे। खुद दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के 31वें हेड हैं। वो क्या शानदार रवायात हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है इसका माजी पहचाना जाता है। देखिए जी, जो सबसे बड़ी रवायत तो ये है कि हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि इस तालीमी इदारे से पढ़ने वाले तलबा ने पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान को शेप अप करने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। हर शोबे में, फ़नून लतीफ़ा के शोबे में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, हर जगह हमारे ओल्ड रावियन जो हैं मुनफरद नज़र आते हैं। मैं ख़ुद भी एक ओल्ड रावियन हूँ। मैं उस स्पिरिट को समझता हूँ कि इस इदारे ने जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि जिसमें हमने अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है और इसकी खिदमत करनी है। आप ख़ुद रावियन हैं, आपने तो गवर्नमेंट कॉलेज की टाई भी लगा रखी है। क्या समझते हैं कि एक रावियन ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेहतर तौर पर चला सकता है? देखिए जी, बहुत सी सलाहियतों की ज़रूरत है, खाली रावियन होना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन रावियन होने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं इस इदारे की लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, बल्कि महसूस करता हूँ। जहाँ पर मुझे तालिब इल्म बनने का फ़ख्र था, उसी इदारे की तालीमी पॉलिसी को अख़ज़ करना, आगे लीड करना, ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, 35 साल तक बरतानिया और दीगर ममालिक में पढ़ते और पढ़ाते रहे। ऐसा क्या ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गए? एक मौके की तलाश थी कि अब जो पाकिस्तान में एक बेहतरी आना शुरू हुई है, उस बेहतरी में शामिल हो जाएं। कहीं हम उन लोगों में शामिल ना हों कि जब बेहतरी आ गई, खुशहाली हो गई, तो हम उसमें आकर शामिल हो गए। नहीं, क्यों ना हो कि उस ट्रांजिशन प्रोसेस का भी हम हिस्सा बने। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया तो ये एक ख्वाब था मेरा कि मैं एक तरह की हुज्जत तमाम कर रहा था कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ और एक बड़े इदारे की खिदमत करूँ, उसकी क़यादत करूँ। और जब मुझे ये मौका मिला तो अब मैं दिन रात इस कोशिश में मसरूफ़ रहता हूँ कि मेरा कोई एक लम्हा भी ज़ाया ना हो कि जिसमें इस इदारे की खिदमत करने में मुझसे कोई गुरेज हो जाए, कुछ कमी हो जाए। जब आप वाइस चांसलर बने तो आपने 5 नुकाती विजन का ऐलान किया था। इस विजन पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन हुआ है? एक तो पहले ये था नुक्ता कि हमने एजुकेशन क्वालिटी बेहतर करनी है, टीचिंग क्वालिटी बेहतर करनी है। दूसरा, हमने जो रिसर्च करवानी है उस पे माशरे पर उसका असर होना चाहिए, खाली सिर्फ वो तरक्की के लिए ही रिसर्च ना हो। तीसरा जो मामला था वो ये था कि हमने इंटरनेशनलाइजेशन करनी है, यानी अगर मैं दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा हूँ तो वो क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी ला सकते हैं। चौथा जो मामला था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम चाहते हैं कि हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जो पूरा डिजिटल हो, ऑटोमेशन हो उसमें। पांचवा था गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस में हमारी मुराद ये थी कि अब तमाम स्टूडेंट्स और तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर हायर होंगे, जिनकी तरक्की होगी, वो ऑन मेरिट होगी। इसके अलावा और कोई क्राइटेरियन यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ा कदम है वो ये है कि हमने डिपार्टमेंट्स के दरमियान कंपटीशन शुरू किया है, और उसमें हमने कहा है कि जो डिपार्टमेंट अव्वल नंबर पे आएगा उसको परफॉर्मेंस बेस्ड ऑनरेरियम देंगे। हमने 5 लाख पहली दफ़ा साल में हमने देने का ऐलान किया है, और हमारी कोशिश होगी कि इस रकम को बढ़ा दें कि ये जो अव्वल नंबर पे आने वाला डिपार्टमेंट होगा। इकबाल, फैज़ और डॉक्टर अब्दुल सलाम के ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज में चंद 100 तलबा होते थे, अब हज़ारों तलबा हैं। क्या इस मिकदार की वजह से मयार पर असर तो नहीं पड़ गया? ये कहना कि हम तादाद बढ़ाते रहें और उससे मयार पे फ़र्क ना पड़े, ये भी गलत होगा। हमें बजट्स इतने स्क्वीज़ हुए हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के कि पिछले 5 साल से तकरीबन नॉमिनल टर्म्स में हम 65 बिलियन
रुपीस के इर्द गिर्द जो है, जो तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट बनता है, हमें उसमें से पैसे मिलते हैं। अब अगर आप 5 साल में औसतन ये निकालें कि 10% की इन्फ्लेशन भी चल रही है, फिर एक ज़माने में 150-160 यूनिवर्सिटीज़ होती थी, आज पूरे पाकिस्तान में 225 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगरचे के नॉमिनल टर्म्स में बजट जो है वो एक जैसा रहा, राउंड अबाउट 65 बिलियन, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के हिस्से में आने वाली रकम कम होती चली गई। नतीजतन हमने या तो हमें अपनी स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ानी होगी, या एक्स्ट्रा सेशंस इंट्रोड्यूस करने होंगे, या फिर हमने जो जितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं उनकी फ़ीस बढ़ाएंगे। इस सब मामले में परेशानी है। हम जो है एक बड़ी ख़ास तबके को तालीम देने का ज़रिया बन रहे होते हैं, हालांकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हमें हर किस्म के लोगों को तालीम देने की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। खैर, आज एक और बड़ी खुशाइंद खबर आई है कि हमें अपने नए कैंपस को बनाने के लिए फ़ेज़ 2 के पैसे NEC ने अप्रूव कर दिए हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लासेस, कुछ डिपार्टमेंट्स की ख़ुसूसन क्लासेस जो हैं, अपने नए कैंपस की तरफ मुंतकिल करेंगे। अब कितने तलबा हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के? तकरीबन 14,000। इसी दौरान यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर आ गए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह हमने तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में परमानेंट वाइस चांसलर लगा दिया। और दूसरा मेरा ये टारगेट भी था, ख्वाहिश भी थी और कमिटमेंट भी थी कि मैंने वाइस चांसलर मेरिट और मेरिट अलोन पे लगाना। और यही वजह है कि मैं इन तमाम वाइस चांसलर को कहता हूँ कि तुम पे ना मेरा कोई एहसान है, ना एजुकेशन मिनिस्टर का एहसान है, ना चीफ मिनिस्टर का एहसान है, आप लोग मेरिट पे आए। गवर्नर पंजाब के हमरा अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग की। मैं ज़्यादातर अपने फ़ैसले इन लोगों से मशवरा करके करता हूँ। ख़ुसूसन शुरू में इन्होंने मेरा बड़ा हाथ मजबूत किया। गवर्नर पंजाब के हमरा GC यूनिवर्सिटी में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे। अब हमारा जो चैलेंज है वो वैक्सीनेशन है। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ को आज मेरा जाना आने का एक मेन मकसद है, तो इनको मुबारकबाद देना था। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैक्सीनेशन सेंटर है, मैं वहाँ भी गया। आप 15-20 मिनट में पूरा आपको VIP ट्रीट मिलती है, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से जाती है। दफ्तरी अमूर निपटाए। यूनिवर्सिटी के 140 मुलाजमीन में प्रोमोशन लेटर तकसीम किए। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श से अपने दफ्तर में मीटिंग की। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्श ने 9 तामीर शुदा स्कॉच कोर्ट का इफ्तिताह किया। बाहर की कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, उसके बाद अब यहाँ वाइस चांसलर है। वहाँ तो तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा मिलती होगी, कितना फ़र्क है? देखिए जी, फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। एक वक्त जब मैं ये फ़ैसला कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान वापस आना है, मैंने 1-2 सफ़ों पे बराबर एक जगह वहाँ की मराआत, वहाँ की सैलरीज़, वो सारी इकट्ठी की हुई थी, और एक तरफ मैं ये लिख रहा था कि लाहौर में कितना मिलेगा। तो जिसको भी मैं वो दिखाता था तो वो ये कहते थे कि ये तो नो ब्रेनर है, आपको ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ों की कोई डॉलर वैल्यू नहीं होती, लिहाजा आप ये जमा तफरीक डॉलर्स में ना करें कि जो आपने लाहौर जाकर जो आपको फुलफ़िलमेंट होनी है। और आज भी मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि मुझे एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला हुआ है और मैंने उसकी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से निभानी। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर भी कितना फ़र्क है? सिर्फ माली तौर पे 1/3 मुझे मिलता है यहाँ पर, जो कि वहाँ पर मिलता था। इसके अलावा
दूसरे बहुत सी मराहत थी, जैसे यहाँ की सैलरी में कोई पेंशन नहीं हमारी बनती। फिर इसके अलावा हमें कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशंस के बहुत सारे पैसे मिलते थे, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते। खैर यहाँ काम की नेचर भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गई है, तो बहुत सा फ़र्क है जी। हम इसीलिए मैं बाज़ औक़ात अफसरदगी से बचने के लिए इस किस्म की जमा तफरीक नहीं करता। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के दफ्तर आए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिर्ज़ा हबीब अली से उनके दफ्तर में मुलाकात की। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत की। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली डॉक्टर लियाकत अली ने एजेंडा पेश किया। एक वाइस चांसलर या एक तालीमी यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पर आम आदमी से आपकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो जी ज़िम्मेदारियों के लिहाज से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन दूसरी ये है कि एक पब्लिक लाइफ जो है बन जाती है कि जिसमें आपने स्टूडेंट्स को हर वक्त अच्छे अखलाक के साथ मिलना है। इसी तरह अपने स्टाफ से हर किस्म की बेहतरी की ख्वाहिश रखनी है, उनके साथ कभी उनकी मिन्नत करनी है तो कभी गुस्सा करना है। बल्कि कभी कभार मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे ज़िंदगी में मैंने जितना काम किया वो मुझे इस पोस्ट के लिए तैयार कर रहा था। वो काम, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 8 से 10 घंटे काम ना करूं। अमूमन 7 दिन हफ्ते में काम करता हूं, कोई दिन बड़े लंबे हो जाते हैं। और लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी ऑनर है। मार रोड पर मजलिस तरक्की अदब के दफ्तर आए। चेयरमैन मजलिस तरक्की अदब मंसूर आफाक ने इस्तकबाल किया। ये एक मजलिस का मेरे नज़दीक एक नए दौर का आगाज़ है कि जिसके तहत वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक स्टूडेंट की सतह पर, तालिब इल्मों की सतह पर बैनुल-अक़वामी तौर पर किताबों के एक अशात के एक नए ज़माने का आगाज़ करेगी। मजलिस तरक्की अदब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान उर्दू अदब की तरवीज व तरक्की के लिए MOU साइन किया। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में रिसर्च तो होती है लेकिन उस रिसर्च का हमारी इंडस्ट्री को, हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचता? हालांकि ज़ाहिर है दिन रात यूनिवर्सिटियां रिसर्च कर रही हैं, लेकिन उसकी पब्लिक यूटिलिटी क्यों नहीं है? आपकी तकरीरों में मैंने सुना है कि आप इस पे जोर देते हैं, क्या इसमें कोई कामयाबी हुई है? कुछ सिस्टम में इस तरह की ख़राबियाँ हैं कि हमारे लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए कि सिर्फ पब्लिकेशंस अपनी तरक्की के लिए या अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए करें, उससे जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो उसकी परवाह ना करें। हमने दोबारा से ये सिलसिला शुरू किया है कि हमने हर डिपार्टमेंट में, हर फैकल्टी में जो शख्स ऐसी रिसर्च करेगा कि जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे यूटिलिटी हो, सोसाइटल यूटिलिटी हो, तो वो उस जो भी एक रिसर्चर होगा जो सबसे अच्छी इस तरह की रिसर्च करेगा, हम उसको प्राइज़ देंगे, उसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे। हमने अपने सिस्टम में इस किस्म के कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्रिएट नहीं किए कि जिसमें लोग अपनी रिसर्च को कमर्शियल रिसर्च बनाएं। जैसे एक मिसाल है कि अगर कोई एक रिसर्चर किसी इंडस्ट्री के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करता है तो हमारे सिस्टम में इस तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मौजूद नहीं हैं कि उस रिसर्चर को उस प्रोजेक्ट का बहुत से पैसे जो है उसको अपने पर्सनल बेनिफिट की सूरत में मिले। सारे के सारे प्रोजेक्ट के पैसे आमतौर पे यूनिवर्सिटी के पास चले जाते हैं। वापस यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ताक ईरान शनासी पहुंचे। चेयरमैन शोबा फारसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद ने इस्तकबाल किया। हमने सर ये
कुछ साल पहले एक काम शुरू किया कि हम इसको 50 जिल्दों को 5 जिल्दों में हमने उर्दू में कंसाइज किया है सर। और जिसमें इसमें यानी फ़ारसी के वो लफ्ज़ जो इस लुग़तनामे में वो आ गए आलाम के अलावा। और इसमें हमने एक और जो है बड़ी यानी इस लिहाज से ये यूनिक है कि हमने बड़े सग़ीर के अल्फाज भी इंडेक्स में और हाशिए में शामिल कर दिए हैं। दोपहर का खाना वहीं खाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आए। ओल्ड जिम्नेजियम की तज़ीनो आराइश का इफ्तिताह ओल्ड रावियन शेख मोहम्मद हफीज़ ने किया। खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। नौजवान खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक का मुजाहरा किया। बैडमिंटन का मैच भी देखा। ग्रुप फोटो बनवाया। बुखारी ऑडिटोरियम में आए। जो इस गवर्नमेंट कॉलेज में उनके असातिज़ा ने जलाई, वो नस्ल दर नस्ल हमारे तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ शक्ल में मुंतकिल होता है। यौम यकजहती कश्मीर पर, कश्मीर के इश्तहारों पर नस्तालीक रस्मुल ख़त में लिखा हुआ कश्मीर का नाम दुश्मनों की तकदीर के रुके पर खत्ते तंसीब नहीं खींचता। अब हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल कॉजेज़ को एड्रेस करना शुरू कर दें। गेस्ट हाउस पहुंचे। वाइस चांसलर की रिहाइश भी गेस्ट हाउस के 2 कमरों में ही है। फैमिली से मुलाकात की। जी, वाइस चांसलर की बीवी होना पाकिस्तान में, इस पे क्या आपके महसूसात हैं, क्या एहसासात हैं? वाइफ तो वाइफ ही रहती है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता किस पोजीशन पे आपके हस्बैंड हैं। जब वो घर में होते हैं तो फिर आप हमारे अपना सा बिल्कुल फैमिली हमारी जो है कंफर्टेबल है आपस में। जब बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसका अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं और उस हिसाब से हमने अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे लिए, मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि ये असगर इस रोल पे हैं कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रहे हैं अपने इस रोल से, अपनी पोजीशन से, अपनी एफर्ट से। बाहर बहुत अरसा आप भी रहे साथ जी के बाद, जी, और उसके बाद आप यहाँ वापस पाकिस्तान आए। जी, बाहर की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। वहाँ भी थे, यहाँ पे भी हैं, मगर मेरे ख्याल से अब इतने साल बाद और इतनी जद्दोजहद करने के बाद 25 साल हो गए हमारी शादी को, तो 25 साल की जो जद्दोजहद है उसमें हमने ये तो सीखा है कि जहाँ पे उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको किस तरीके से हमने एडजस्ट करना है, अपने आप को पहले एडजस्ट करना है हमें। तो वो कोशिश में लगे रहते हैं। ज़ाहिर है हम ये नहीं कह सकते यहाँ चैलेंजेस नहीं हैं, डिफरेंट किस्म की चैलेंजेस हैं। शादी अरेंज मैरिज थी या पसंद की शादी थी? जी अरेंज थी जी, स्टार्ट में तो अरेंज ही थी जी। ये बाद में पसंद शामिल हो गया। बाद में पसंद। अच्छा, ये अमूमन यही होता है अरेंज मैरिजेस में। ये बताएं कि लड़ाई या आपस में इख्तलाफ किन बातों पर होता है? बहुत सी बातों पे होता है तो सारे दिन लड़ाई होती रहती। अब ऐसी स्टेज पे हम कि अब इतना नहीं लड़ते, एक दूसरे के मिजाज को ज़्यादा समझने लगे, एक दूसरे के चेहरे की शिकन से ही पता चल जाता है कि आज किस मूड में बात करनी है। लेकिन तो फिर भी क्या ऐसी चीज़ है अक्सर बच्चों के हवाले से होता है कि बच्चों की जो है ना, कभी मैं ज़्यादा डिसिप्लिन कर रही हूँ और ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, रिलैक्स होने दो, अब ये जाएं टाइम से बेड पे सोने के लिए रात के, या अर्ली मॉर्निंग उठें जल्दी, तो उसमें थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो
वैसे जो आमतौर पर लड़ाई होती है उसमें पहल कौन करता है, ऊंचा कौन बोलता है? पहल मिक्स है, मैं खास हम दोनों ही खास जब लड़ते हैं तो खास हाँ, मगर सुलह ये पहले करने को तैयार होते हैं, मनाने पहले ही आ जाते हैं। He likes to do things out of the ordinary. That's different, even if it means embarrassing me in public or becoming the VC of a university. Or going to move to South Korea in the middle of everything. Coming to Pakistan. And coming to Pakistan. What sort of advice you get from me? Mostly about my future, of what should I do when I grow up, what kind of person should I become. He's a very open-minded person and he likes to go out of the box and do things in a creative way, and yeah, he's very encouraging and funny and crazy sometimes. Crazy sometimes? What are those times? about Faluda. और सब आप खुश किन बातों पर होते हैं और आपको गुस्सा किन बातों पर? जी, खुश तो मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा होता हूँ जब मैं किसी अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि हमारी डिबेटिंग सोसाइटी का बच्चा जो है बहुत अच्छी डिबेट कर रहा था, या हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उससे बहुत खुशी होती है मुझे। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा ज़्यादातर आता है जी गफलत से, कि जब मैं और मेरी टीम के मेंबर, ख़ुसूसन वो टीम के मेंबर जिनसे मेरी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनके बारे में मुझे पता है कि उन्हें अच्छा काम करना है, करना चाहिए और उनमें सलाहियत भी है, अगर वो गफलत करते हैं, सुस्ती करते हैं, तो उस बात पे मुझे नेचुरली बहुत गुस्सा आता है। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम आए। इसके अंदर तकरीबन जो है 6000 से 7000 तक एनिमल स्पीशीज़ मौजूद है, और इस पर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दुनिया भर में नायाब हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास वो स्पीशीज़ जो है प्रिजर्व फार्म के अंदर मौजूद है। डॉक्टर साहब, कभी आपको रोना भी आता है कि अचानक अकेले बैठे हों और आंसू टप टप करने शुरू हो जाएं? देखिए जी, बाज़ औक़ात जो है रोना जो है मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से आता है। ज़रूरी नहीं कि रोना जो है किसी दुख की वजह से ही आए, बाज़ औक़ात रोना जो है खुशी की वजह से भी आता है। और जब भी मुझे इस बात का एहसास होता है कि हमारे काम से हमारे इदारे में बेहतरी आ रही है, हमारे स्टूडेंट्स में बेहतरी आ रही है, तो वो अक्सर खुशी से आंखें भर आती हैं। तो इसके अलावा भी गुर्बत देखकर भी बाज़ औक़ात जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बहुत सी बातों से दिल दुखता है, बहुत सी बातों से दिल खुश होता है। न्यू हॉस्टल पहुंचे, स्टाफ ने इस्तकबाल किया। ज़माना तालिब इल्मी की यादें ताज़ा करने अपने रिहायशी कमरे 121 का दौरा किया। क्रिकेट खेलने ओवल ग्राउंड आए। तालिब इल्मों के साथ क्रिकेट खेली।
सलाम हाल में ओल्ड रावियन यूनियन के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर ओल्ड रावियन यूनियन DIG जहांजेब नज़ीर खान, सेक्रेटरी जनरल अब्दुल बासत, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी सलीम अजहर और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। बहुत ही बेशकीमत चीज़ है वो इसके पुराने स्टूडेंट्स हैं, यानी ओल्ड रावियंस हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा इकट्ठा करें और भी काफ़ी मौके होंगे, लेकिन यकीनन साल के आखिर तक हम आपको फिर एक पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोवाइड करें कि जिसमें आप ये देख सकें कि किस तरह 2021 जो है वो एक मोस्ट एक्सेप्शनल ईयर था हमारा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को यादगारी शीट्स पेश की। रात के वक्त ओवल ग्राउंड में ओल्ड रावियंस के हमरा डिनर किया। कोरोना की वबा आने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का रवाज आम हो गया है। क्या इससे मयारी अदारों और इमारतों की अहमियत कम नहीं हो गई? देखिए जी, एकदम से हमें वर्चुअल टीचिंग की तरफ मुंतकिल होना पड़ा। उसकी वजह से क्योंकि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, स्टूडेंट्स का माइंडसेट नहीं था, टेक्नोलॉजी रेडी नहीं थी। बाज़ हमारे कोर्सेज़ भी ऐसे थे कि वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रेडी नहीं थे। तो पहले लॉकडाउन में तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई, और अब जो इस साल के शुरू में दोबारा जो लॉकडाउन हुआ उस वक्त तक हमारे टीचर्स जो हैं अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके थे। अब ये कहने के बावजूद हम ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि जो कन्वेंशनल टीचिंग है, जिसमें स्टूडेंट और उस्ताद जो है उसका ताल्लुक़ बनता है, जो क्लासरूम में खड़े होकर ना सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बल्कि मैनरिज़म, मेंटरशिप की जाती है, वो आप ई-लर्निंग के थ्रू अटेन नहीं कर सकते। लिहाजा हमारा ख़्याल ये है कि हम बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा से कन्वेंशनल टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। कैंपस खोल दिए गए हैं और हमारे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ा सकेंगे। मौजूदा हुकूमत यकसा निसाब तालीम राइज करना चाहती है। बाकी दुनिया में इस हवाले से क्या सूरत हाल है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यकसा निसाब तालीम से मुराद क्या है? एक टेक्स्ट बुक पढ़ाना नहीं होना चाहिए। यकसा निसाब तालीम से मुराद एक किस्म की लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए, चाहे वो किताब नंबर 1 से या किताब नंबर 2 से पढ़ाई जाए। हमने हर स्टेज ऑफ एजुकेशन की लर्निंग आउटकम्स डिफ़ाइन करनी है, और वो जो स्कूल अगर ए लेवल्स में पढ़ा रहे हैं, को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं या उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं या मदरसे को अपग्रेड किया हुआ है, वो तमाम सिर्फ उस लर्निंग आउटकम के एग्ज़ामिनेशन दें। ये ना किया जाए कि उन पे मुसल्लत किया जाए कि एक ही किस्म की किताबें सारों ने पढ़नी हैं। उससे जो है उससे बहुत से इदारों में तालीमी मयार कम होने का ख़तरा है। आप लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे। बतौर माहिर मईशत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से किस हद तक मुतमईन है? ऐसे लगता है कि हमारी मईशत जो है वो एक बेहतर दौर की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। तो हम पॉजिटिव बात करते हुए हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर हमें बहुत सी खराबी थी माजी में, तो अब हुकूमत जो है हमें कुछ बेहतरी की तरफ ले जा रही है। उसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी मईशत, अपनी इकॉनमी, अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट करनी है जो कि सस्टेनेबल हो, तो हमें बहुत से फैक्टर्स की तरफ तवज्जो देनी होगी, जिसमें तालीम और सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो एक अहम मसला है वो यहाँ की इन्वायरमेंट का है। लाहौर में इस वक्त जो है इन्वायरमेंट ऐसी है, माहौल ऐसा है, पोल्यूशन ऐसी है कि जो दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है पोल्यूशन के लिए। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हैं जो ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं। बाज़ औक़ात तो तनकीदी तबसरा भी कर देते हैं। क्या कभी सरकार ने पूछ-गिछ तो नहीं की? पहले तो ट्विटर में जो सरगर्मी रहती है, ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक तरह का फेस हूँ। मैंने अपनी शक्ल दिखानी है दुनिया को, और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या सरगर्मियाँ हैं, क्या हम पॉजिटिव इक़दामात कर रहे हैं, उन सब को दुनिया तक, ख़ुसूसन ओल्ड रावियंस तक पहुँचाने के लिए ये मेरी ज़िम्मेदारी है
कि मैं ट्विटर पे, कभी फेसबुक पर जो है एक्टिव रहूं, कभी प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मीडिया पर जो है अपने आर्टिकल्स छापूं। बाज़ औक़ात उसमें तनकीद करते हुए हमने ये नहीं देखना होता कि ये बात हुकूमत को बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी। जैसे एक बात ये की गई कि गवर्नमेंट ने हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियों की तरफ तनकीद करते हुए ये कहा कि शायद हम बहुत ज़्यादा इजादात नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं करते कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन यहाँ तैयार कर सकें अपने मुल्क में। तो उसके जवाब में मैंने यही कहा कि अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी लैब्स बना कर नहीं देंगे, अच्छी सहूलियात फ़राहम नहीं करेंगे, तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड ना करें हमसे कि हम कोई जदीद तरीन इजादात कर सकेंगे अपने। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जाता है। इसी तरह की और भी कोई मैंने अगर तनकीद की है तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। बहुत से लोग गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद होते हैं, ऊंची ऊंची सिफारिशें भी लाते होंगे, तो आप किस तरह से डील करते हैं? मेरा एक पहला एडमिशन था पिछले साल, और मैंने पहले दिन से ये मोटो बनाया था कि एक भी एडमिशन बग़ैर मेरिट के नहीं होगा, चाहे उसकी सिफारिश कहीं से भी आए। इस सिलसिले में बहुत सी सिफारिशें आती रहीं, लेकिन इस बात पे मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने गवर्नर साहब का, जो कि हमारे चांसलर भी हैं, कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट की है। इसी तरीके से हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं राजा यासिर हमायूं, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि हमने आपको आपकी मेरिट पर तैनाती की है, तो लिहाजा आपने भी अब मेरिट ही का फ़रोग़ करना है। तो मेरी बड़ी कोशिश है ये है कि अब मैंने कुछ समझदारी आ गई है मुझे कि भाई मैं किस तरीके से मैंने सिफारिशों को हैंडल करना है। वो क्या तरीका है? वो तरीका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा जो है सख्ती से जवाब ना दें कि भाई एडमिशन नहीं हो सकता। हम आम तौर पे ये करते हैं कि हम बच्चों को, अगर किसी का स्पोर्ट्स पे आ रहा है तो हम उसे स्पोर्ट्स का कहते हैं कि अच्छी तरह तैयारी करके अच्छी तरीके से ट्रायल दे। डिबेट है तो डिबेट की तैयारी करने को कहते हैं। तो इस तरह की हिदायत करते हैं। बतौर वाइस चांसलर किस चीज़ को अपनी कामयाबी गर्दानेंगे? क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जिस पर समझेंगे कि मैं कामयाब हो गया? सबसे बड़ी अच्छी कामयाबी हमारी ये होगी कि हमारे स्टूडेंट्स की तालीम का मयार इस तरह बढ़े कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो जाए। फिर दूसरी कामयाबी ये होगी कि हमारा जो स्टाफ हमारा रिसर्च करता है, वो स्टाफ हमारी ऐसी रिसर्च करना शुरू कर दे जिससे सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट हो। एक और कामयाबी ये होगी कि अगर हमारा अभी तक इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कोई अच्छा नंबर नहीं है, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी इंटरनेशनल रैंकिंग में अपना बेहतर करें, अपना मयार बेहतर करें।